Hello dear friends, welcome back to the channel. This is the my first video on the subject FM और आज हम लोग शुरू करने वाला है कैपिटल बजटिंग. ओके, सो वेलकम बैक अगेन एंड मैं बता दूं कि मैं भी बढ़िया हूँ और कमेंट करो आप लोग कैसे हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. सो देखो यार, कैपिटल बजटिंग जो है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी इजी चैप्टर ऑफ एफएम. ठीक, एफएम की ये बहुत ही इजी चैप्टर है, राइट. तो देखो ये कैपिटल बजटिंग आखिर पढ़ क्यों रहा है कि तो कैपिटल बजटिंग का जो मेन एम है वो डिसाइड वेदर वी शुड इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और नॉट. यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है बेसिकली उनका मेन जो है वो मैन्युफैक्चर करना और सामान को बेचना. ठीक, तो उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की. जैसे कि बड़े बड़े बिल्डिंग खरीदना, मतलब कि बड़े बड़े प्लांट एंड मशीनरी और बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना, राइट. तो कैपिटल बजटिंग का या फिर कोई भी इंडस्ट्री के लिए किसी भी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना बहुत बड़ी बात होती है, राइट. तो कैपिटल बजटिंग में मेन यही पढ़ने वाले हम लोग कि हमें किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें या ना करें. क्योंकि कैपिटल को इन्वेस्ट करना, ठीक है, किसी प्रोजेक्ट में बहुत ही बड़ी बात होती है. क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं ऐसे ही, ठीक है, विदाउट उसको प्रॉपर डिटेल एनालिसिस किए हुए, तो हो सकता है अगर उससे प्रॉफिट ना हुआ, ठीक, तो हमारा पैसा पूरा डूब सकता है. ठीक, तो बेसिकली इस चैप्टर में चेक करेंगे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की कि उस पर इन्वेस्ट करना या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, राइट. तो उसी के बारे में पूरा डिटेल कैपिटल बजटिंग में देखने वाले हैं. तो किसी भी मेथड में या किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले, ठीक, उसको चेक करना कि वो प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं है, वो हमारे लिए फ़ायदे वाला है या नहीं है. उसको चेक करने के लिए बहुत सारे मेथड दिए गए हैं, ठीक, जिसमें से कुछ मेन मेथड है पे बैक पीरियड मेथड. इस मेथड के हिसाब से चेक करेंगे, ठीक. अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक. और थर्ड है प्रेजेंट वैल्यू मेथड, फोर्थ नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR. ठीक, इन कुछ जो मेथड है, इन मेथड की हेल्प से हम चेक करेंगे कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं. पेबैक पीरियड मेथड से रिलेटेड और कुछ मेथड जैसे कि बेल आउट पेबैक पीरियड मेथड और पोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी मेथड. Okay, so basically in this video we are going to start the first method, payback period methods. Believe this is very simple method. This is वेरी सिंपल. स्टार्ट करते हैं पेबैक पीरियड. पेबैक पीरियड में पेबैक पीरियड में बेसिकली बात कुछ ऐसी होती है कि हमारा जो खर्चा है यानी कि मेन इन्वेस्टमेंट है. लेट सपोज एक एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं पेबैक पीरियड को 2 मिनट में समझ में आ जाएगा. देखो इसमें बेसिकली होता क्या है. जैसे कि एग्जांपल लेट सपोज कि हमारा जो वो प्रपोजल आया है कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है. लेट सपोज कि उसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट लगेगा. शुरू में आज खर्चा करेंगे 1 लाख, ठीक, और वो हर साल, ठीक है, उससे जो हमारा इनफ्लो होगा यानी कि हमारा पास कैश आएगा, इनफ्लो होगा, ठीक, उस प्रोजेक्ट से वो लेट सपोज कि एवरी ईयर 25,000 रुपीज़ आएंगे. ठीक, 25,000 रुपीज़ आएंगे. तो पेबैक पीरियड में देखा जाता है कि जो हमारा 1 लाख है वो कितने समय पे रिकवर हो जाएगा. ठीक, पे बैक पीरियड नाम से ही पता चल रहा है, पे बैक पीरियड कि किस पीरियड में हमारा जो कैपिटल जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो हमारा बैक हो जाएगा. ठीक, यानी कि हमें वापस मिल जाएगा. तो यहाँ पर देखा जाए तो 1 लाख हमारा शुरू इन्वेस्टमेंट है, ठीक, और 25,000 हर साल रुपए हमारे पास आएगा. 1 साल में 25,000, 2 साल में 50,000, 3 साल में 75 और 4 साल में 1 लाख. ठीक, इसको डिवाइड करोगे तो 4 आ रहा है, ठीक, राइट. तो 4 ईयर. तो बेसिकली जो पे बैक पीरियड है वो ये बताता है कि जो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट है वो कितने साल में रिकवर हो जाएगा. क्लियर है. जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो कैश इनफ्लो से यानी कि जो हमारे पास उस प्रोजेक्ट से अर्निंग होगी उस अर्निंग से कितने साल में जो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर हो जाएगा. तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से 1 लाख रुपए 25,000 के इनफ्लो के हिसाब से 4 साल में रिकवर हो जाएगी. जो आंसर है उसको ईयर में लिखना है, ठीक, या ईयर और मंथ में भी हो सकता है. तो बेसिकली ये ओवरव्यू रहा किस टाइप से कि 1 लाख रुपए मतलब कि नेट इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने साल में रिकवर हो जाएगा. तो यहाँ पर 4 साल में रिकवर हो रही है. तो इसी के हिसाब से इसमें फॉर्मूला क्या है पे बैक पीरियड का. तो पे बैक पीरियड का फॉर्मूला और सिंपल से NI नेट इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो. और एक और फॉर्मूला इसमें लिखो NI नेट इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय OS. OS क्या है, ऑपरेटिंग सेविंग. ऑपरेटिंग सेविंग नथिंग बट कैश इनफ्लो. ठीक, कभी कभी सेविंग बोल देता है, कभी कभी कैश इनफ्लो बोल देता है क्वेश्चन में. ठीक, NI क्या है, NI लिख लो नेट इन्वेस्टमेंट. ठीक, ये NI क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट. और ये कैश इनफ्लो,
कैश इनफ्लो हमें लेना है, देखो जो हमारे प्रॉफिट होगा, ठीक, बेसिकली जो सेल करेंगे सामान उससे प्रॉफिट होगा तो बाकी खर्चे को सबसे पहले माइनस किया जाएगा, उसके बाद टैक्स माइनस किया जाएगा, ठीक। तो कैश इनफ्लो हमें लेना है बिफोर डेप्रिसिएशन, कैश इनफ्लो जो होगा वो हमारा क्या होगा बिफोर डेप्रिसिएशन, या थोड़ा सा ध्यान रखने की वाली बात है, बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स, एंड आफ्टर टैक्स, बिफोर डेप्रिसिएशन और आफ्टर टैक्स वो कैसे निकलेगा वो थोड़ी देर में क्वेश्चन की हेल्प से इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं एक प्रॉपर क्वेश्चन के किस टाइप से क्वेश्चन हमारे लिए बनाने के लिए आ सकता है, ठीक। और देखो पे बैक पीरियड में बेसिकली मान लो आपके पास एक नहीं दो प्रपोजल है, एक्स प्रपोजल और वाई प्रपोजल, ठीक। तो दोनों का कॉस्ट दे रहेगा, दोनों का हमारा इनफ्लो दे रहेगा, तो दोनों का हम पे बैक निकालेंगे, ठीक है। तो जिसका पे बैक पीरियड कम होगा, यानी कि मान लो एक्स हमारा 4 ईयर रिकवर करके दे रहा है और वाई 5 ईयर, ठीक। तो प्रोजेक्ट एक्स को सिलेक्ट कर लिया जाएगा क्योंकि इसका पे बैक पीरियड कम है कंपेरिजन टू पे बैक पीरियड वाई। हमारा जो कैश इनफ्लो से जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो रिकवर हो रहा है जल्दी प्रोजेक्ट एक्स में, और प्रोजेक्ट वाई में लेट से, तो प्रोजेक्ट एक्स को सेलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक। तो इसी टाइप से हमें इसमें बेसिकली करना होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, लुक एट हियर, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एनुअल कैश फ्लो और पेबैक पीरियड निकाल के बताओ। एनुअल कैश फ्लो क्या होगा, हर साल की कैश फ्लो कितनी होगी, और पेबैक पीरियड क्या होगा। कॉस्ट ऑफ प्लांट दे रखा है 15 लाख, ठीक। 15 लाख इस प्लांट पे हमें इन्वेस्टमेंट करना है, जो लाइफ ऑफ प्लांट है वो 10 साल तक काम करेगा, ठीक। साल्वेज वैल्यू यानी कि स्क्रैप वैल्यू, यानी कि 10 साल के बाद इस मशीन को बेचने पर 1 लाख रुपए हमें प्राप्त हो जाएंगे। एनुअल अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, डेप्रिसिएशन और टैक्स से पहले एनुअल अर्निंग कितना है 2-2 लाख, मतलब हर साल 2-2 लाख रुपए की अर्निंग होगी। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि एनुअल अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स, तो वो कैसे निकलेगा, और टैक्स रेट जो है 25%। तो सबसे पहले वही निकालना शुरू करते हैं, इसके सॉल्यूशन में कैसे होगा देखते जाओ। लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ, यहाँ पर लिख देंगे कंप्यूटेशन ऑफ कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो की कंप्यूटेशन कर रहे हैं। तो ये जो है एनुअल अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया हुआ है, तो लिखो सिंपल एनुअल अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स कितना दिया है 2 लाख, ठीक। इसमें सबसे पहले बिफोर डेप्रिसिएशन है तो सबसे पहले क्या हटाओ, डेप्रिसिएशन हटाओ, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन दिया नहीं है तो डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ डेप्रिसिएशन की। चलिए यहाँ पर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, कॉस्ट ऑफ प्लांट, कॉस्ट माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई लाइफ, ठीक। तो कॉस्ट है 15 लाख, ठीक। कॉस्ट ऑफ प्लांट कितना दिया है जी 15 लाख, सिंपल सी बात है। तो 15 लाख में से 1 लाख तो रिकवर हो जाएगा, तो 1 लाख को माइनस कर लो, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, लाइफ 10 ईयर दिया हुआ ना, तो 10 से डिवाइड कर लो। तो सिंपल ये 14 लाख डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। तो इसको मैं कैलकुलेटर पे पुट करता हूँ, लोकेट किया, ये 14 लाख डिवाइडेड बाई 10, इट्स 1,40,000, यानी कि एनुअल डेप्रिसिएशन हमारे कितना आ गया 1,40,000, ठीक। तो डेप्रिसिएशन ऐड कर लो यहाँ पर, मतलब माइनस कर लो, 2 लाख में से 1,40,000 माइनस कर लेंगे सबसे पहले, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा एनुअल डेप्रिसिएशन, मतलब कि एनुअल अर्निंग आफ्टर टैक्स, आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स, ये 60,000। इसको लिखेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स, टैक्स देने आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स, डेप्रिसिएशन देने के बाद ये है लेकिन टैक्स देने से पहले, तो इसमें अब टैक्स माइनस कर लो, टैक्स 25% है ना, तो 60,000, देखो यहाँ पर 60,000 इंटू 25%, यानी कि 15,000 का टैक्स आ गया। तो 15,000 इसमें से माइनस कर ले अगर, तो ये 45,000 हो जाएगा। इसको बोलेंगे क्या, अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। लेकिन हमें आफ्टर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए बिफोर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स, ठीक। हमें चाहिए जो अर्निंग है वो बिफोर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लगने से पहले, तो डेप्रिसिएशन लगने के बाद है तो डेप्रिसिएशन वापस इसमें ऐड कर लो, ऐड कर लेंगे। अब ये लेस और ऐड क्यों करते हैं अभी जस्ट 1 मिनट में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ऐड कर लेंगे डेप्रिसिएशन 1,40,000, तो 1,40,000 ऐड करने के बाद ये निकल के आ जाएगा 1,85,000, राइट, 1,85,000। इसको बोलेंगे अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स, यही वाला हमें चाहिए। अब देखो बेसिकली डेप्रिसिएशन सबसे पहले माइनस क्यों किया, क्योंकि टैक्स का बेनिफिट लेने के लिए। डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है और इस एक्सपेंस से हमारा जो क्या होता है, इस एक्सपेंस के चलते प्रॉफिट कम होगा,
प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम देना पड़ेगा, ठीक। तो टैक्स कम देने के चक्कर में यानी कि टैक्स का बेनिफिट लेने के लिए सबसे पहले इस डेप्रिसिएशन को माइनस किया। लेकिन क्या इस डेप्रिसिएशन माइनस करने से एक्चुअल कैश मतलब एक्चुअल प्रॉफिट कम हुआ? नहीं, एक्चुअल प्रॉफिट कम नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो डेप्रिसिएशन माइनस करने से प्रॉफिट तो कम बुक्स ऑफ अकाउंट में शो होता है, पर एक्चुअल में प्रॉफिट पर इम्पैक्ट नहीं आता है। मान लो तुम 2 लाख कमाए हो, ठीक, और ये डेप्रिसिएशन मशीन पर लगता है। डेप्रिसिएशन का वैल्यू कम होने से तुम्हारा प्रॉफिट कम थोड़ी ना हो जाएगा, प्रॉफिट बुक्स ऑफ अकाउंट में कम दिखेगा पर एक्चुअल प्रॉफिट कम नहीं होगा। इसलिए इस डेप्रिसिएशन को वापस ऐड कर लिए एक्चुअल प्रॉफिट पाने के लिए, ठीक। यहाँ पे माइनस किया तो इनकम हमारा कम हुआ तो इस पर कम टैक्स देना पड़ा, ठीक। कम टैक्स देने के बाद इस डेप्रिसिएशन की वजह से हमारा प्रॉफिट कम नहीं हुआ है, तो वापस एक्चुअल प्रॉफिट पे आने के लिए इस डेप्रिसिएशन को क्या कर लो, ऐड कर लो। तो एक्चुअल प्रॉफिट हमारा एनुअल कैश इनफ्लो कितना हो गया डेप्रिसिएशन ऐड करने के बाद 1,85,000। तो ये हमारा अर्निंग हो गया बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स, ठीक। ये हमारा काम बन गया। और ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन यहाँ पर अब निकालेंगे हम क्या, देखो हमारा क्या बोल कैश इनफ्लो की निकल गया 1,85,000। अब निकालना है पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड इक्वल टू, ठीक है, हमारा नेट इनफ्लो मतलब नेट इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो, ठीक। एनुअल कैश इनफ्लो पूरा पूरा लिख लेना। तो नेट इन्वेस्टमेंट हमारा कितना 15 लाख हुआ था, करेक्ट। यहाँ पर 15 लाख कॉस्ट ऑफ ए प्लांट था। तो 15 लाख जब हम खर्चा करेंगे बिगिनिंग में मतलब आज, ठीक, और उससे अगर हर साल 1,85,000 रुपये हमारे पास आता है 1,85,000, तो वो कितने साल में रिकवर हो जाएगा 15 लाख। तो एक देखो, तो यहाँ पर 15 लाख डिवाइड कर लेंगे 1,85,000 से, तो ये 8.108 आ रहा है, 8.108। इसको ईयर में लिखेंगे, राइट। मतलब इस प्रोजेक्ट में अगर मैं 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ तो इससे लगभग एनुअल जो एस्टिमेटेड जो हमारा जो वो है इनकम है 1,85,000 होगा। और 1,85,000 के हिसाब से वो 8 साल लग जाएंगे इस प्रोजेक्ट को रिकवर होने में, क्लियर है, 8 साल लग जाएंगे। तो इस टाइप से बेसिकली हमें क्वेश्चन सॉल्व करनी होती है इस पे बैक पीरियड में, राइट। अगर यहीं पर 2 प्रोजेक्ट होता तो दोनों का पे बैक पीरियड निकालते हैं और देखते कि पे बैक पीरियड कम किसका है। जिसका कम होता है मतलब उसमें जल्दी हमारा पैसा रिकवर होगा तो उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लिया जाता। तो पे बैक पीरियड में इस टाइप से कैलकुलेशन की जाती है, ठीक। अब देखो यहाँ पर कैश जो है वो हमारा 1,85,000 वो हर साल सेम है, मतलब जो कैश इनफ्लो हुआ है एवरी ईयर क्या है, इवन है। 1,85,000 1,85,000 1,85,000 हर साल वो सेम होगा। लेकिन क्या अगर कैश इनफ्लो डिफरेंट हो, कभी 1,85,000 हो, कभी 2 लाख हो, कभी 2,50,000 हो, कभी 1,50,000 हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब कि कहने का मतलब वो इवन नहीं हो, लगातार बराबर ना हो हर साल, तो उस केस में थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा कैलकुलेशन करने का। तो वो कैसे अभी देखते हैं। तो देखो इस मेथड में यानी कि व्हेन कैश इनफ्लो नॉट इवन, यानी कि हर एक साल कैश इनफ्लो क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, तो उस केस में हमें पेबैक पीरियड जो कैलकुलेट करना होगा विद द हेल्प ऑफ कम्युलेटिव सेविंग। कम्युलेटिव सेविंग बहुत आसान है, जिस टाइप से हम लोग मीन कैलकुलेट करते हैं ना, फ्रीक्वेंसी को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं, उसी टाइप से यहाँ पर जो कैश इनफ्लो होगा उसको कम्युलेटिव कैश इनफ्लो में कन्वर्ट कर देंगे। सिंपल सा फॉर्मूला वही वाला लगेगा, L1 प्लस आउटफ्लो माइनस यहाँ पर CF0 होगा। अब इसका मतलब समझाते हैं, 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा कांच की तरह कि CF0 CF1 CF0 और ये आउटफ्लो तो पता है हमारा कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक। और इंटू 12 करेंगे। अगर आंसर हमें मंथ्स में चाहिए तो इंटू 12 करेंगे, अदरवाइज इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। L1 क्या है, लोअर ईयर, ठीक है, L1 इक्वल टू लिख लो लोअर ईयर, ठीक। और CF0 जो है वो कम्युनिटी सेविंग में जिस ईयर में हमारा कम्युनिटी सेविंग में जिस ईयर में जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो एक्सीड कर रहा है उस ईयर को लेंगे। वो कैसे लेंगे, एक क्वेश्चन के हेल्प से अभी तुरंत 1 मिनट में पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक। और CF1 जिस ईयर एक्सीड कर जा रहा है और ये जिस ईयर में एक्सीड कर रहा है वो देखते हैं। देखो इसका मतलब ही अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मूला बेसिकली याद रख रहा कि जब कम्युलेटिव सेविंग मतलब कि जब हमारा कैश इनफ्लो जो है इक्वल नहीं होगा तो कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से। लोअर ईयर फिर आउटफ्लो माइनस CF0 डिवाइड बाई CF1 माइनस CF0 इंटू 12 अगर मंथ्स में रिक्वायरमेंट है तो, अदरवाइज 12 नहीं करेंगे। देखो बोला है क्वेश्चन की हेल्प से लेते हैं, कैलकुलेट पे बैक पीरियड, ठीक। इसमें 5 साल दिया गया है, ठीक। 5 साल में और इसका अर्निंग आफ्टर डिप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स, यहाँ पर क्या बोला है, अर्निंग आफ्टर डिप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स। तो हमें क्या चाहिए, डिप्रिसिएशन बिफोर चाहिए और टैक्स आफ्टर चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो
अर्निंग आफ्टर डिप्रिसिएशन यानी कि इसमें डिप्रिसिएशन को माइनस कर दिया गया है, बिफोर टैक्स टैक्स माइनस नहीं किया है, तो टैक्स माइनस करेंगे और फिर बिफोर डिप्रिसिएशन में जाने के लिए वापस से डिप्रिसिएशन को ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें डिप्रिसिएशन में निकाल देता हूँ, यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करेंगे तो देखो इसकी लाइफ यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं लाइफ के बारे में नहीं बोला है कि मशीन कितने साल चलेगा या फिर जो प्रोजेक्ट है वो कितने साल तक वर्क करेगा। ठीक, तो यही हमारा इसको लाइफ एज्यूम करेंगे कि हमारा 5 साल तक वर्किंग हुआ है। ठीक, और उस कोस्ट का प्रोजेक्ट क्या है, मतलब प्रोजेक्ट का कोस्ट क्या है, 6 लाख। ठीक, तो देखो कैसे होगा, 6 लाख डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 5। ठीक, 6 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कैलकुलेटर में पुट करता हूँ, ये 6 लाख डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू दबाने पर 1,20,000। ओके, तो 1,20,000 जो है वो एनुअल डेप्रिसिएशन लग रहा है हमारा प्रोजेक्ट पर। ठीक है, अब निकालेंगे हम लोग क्या, कैलकुलेशन ऑफ लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग, अर्निंग क्या, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स, यही तो चाहिए। इसी का कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ईयर लिख लो यहाँ पर 1 2 3 4 5, और यहाँ पर अर्निंग अभी कितना दिया हुआ है, ये वाला अर्निंग में देखो 75,000 दिया हुआ है, तो 75,000 लिखेंगे, फिर 1,25,000 एंड देन 2 लाख, पूरा क्वेश्चन कॉपी करना है, 1,10,000 सिंपल, देन 80,000। ठीक, अब देखो ये जो अर्निंग है वो क्या है, आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स है। तो डेप्रिसिएशन तो माइनस हो चुका है लेकिन टैक्स नहीं माइनस हुआ है, तो माइनस करेंगे सबसे पहले टैक्स। टैक्स कितना है जी, 25% बोल रहा है ना, टैक्स 25%, तो सबका 25% निकालो, फिर शुरू साल 75,000 का देखेंगे तो 75,000 इंटू 25%, ये 18,750 आ रहा है, तो 18,750 यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, 18,750। उसके बाद 1,25,000 सबका ऐसे करेंगे, सेकेंड ईयर में 1,25,000 है तो 1,25,000 इंटू 25%, ये 31,250। ठीक, 31,250। इसी तरीके से 2 लाख का कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा 25%। उसके बाद 1,10,000 का हो जाएगा 27,500। ठीक, कैलकुलेटर में पुट करोगे, जैसे कि 1,10,000 देखो, 1,10,000 इंटू 25%, 27,500। उसके बाद 80,000 का देखेंगे तो 80,000 का 25% कितना हो गया, 20,000। ठीक, तो इसको सबसे पहले माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद ये निकल के आएगा, पहला ईयर का 56,250, दूसरे का 93,750 एंड थर्ड ईयर का 1,50,000, फोर्थ ईयर का 82,500 एंड इसका 60,000 फिफ्थ ईयर का। अब ये जो निकल के आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स निकल के आ गया, आफ्टर डेप्रिसिएशन है, लेकिन हमें चाहिए बिफोर डेप्रिसिएशन, तो इसमें वापस कर लो, ऐड कर लेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक, डेप्रिसिएशन कितना गया था, 1,20,000, तो 1,20,000 ऐड कर लो सब में, राइट। तो 1,20,000 ऐड करने के बाद जो प्रॉफिट आएगी वही प्रॉफिट हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में यूज़ किया जाएगा सॉल्यूशन करते समय। तो 1,20,000 ऐड करने के बाद ये निकल के आ जाएगा, चलिए तो इसको ऐड कर देते हैं फटाफट। तो 1,76,250 पहले ईयर का, दूसरे ईयर का 2,13,750, थर्ड ईयर का 2,70,000। ठीक, और थर्ड और फोर्थ ईयर का ये निकल गया 2,02,500, 2,02,500 एंड फिफ्थ ईयर का 1,80,000। ठीक, ये बोलेंगे अर्निंग, अर्निंग आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन। ये जो अर्निंग नीचे आया है आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन, और यही वाला प्रॉफिट हमें चाहिए क्वेश्चन में। ठीक, अब इस प्रॉफिट को क्या किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अर्निंग जो है वो इक्वल नहीं है। ठीक, यहाँ पर देखोगे अर्निंग इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर इस अर्निंग को कम्युलेटिव अर्निंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये कैश इनफ्लो है, हर एक साल का आ गया जो कि अलग अलग है, तो इसको कम्युलेटिव में चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ईयर। ठीक है, 1 2 3 4 5, ईयर के बाद हमें क्या करना है, जो अर्निंग, अर्निंग कितना आया था उसको लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कम्युलेटिव अर्निंग, कम्युलेटिव अर्निंग। ठीक, कम्युलेटिव अर्निंग हमें यहाँ पर ज़रूरत है, तो कम्युलेटिव अर्निंग निकालने के लिए सबसे पहले अर्निंग लिखते हैं। पहले ईयर का था 1,76,250, दूसरे साल का था 2,13,750 और थर्ड ईयर का था 2,70,000। ठीक, क्वेश्चन से लिखेंगे। उसके बाद 2,02,500 एंड देन 1,80,000।
इसको जैसे ये हमारा मान लो फ्रीक्वेंसी है, इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अर्निंग को कम्युलेटिव अर्निंग में, तो 1,76,250 और फिर इसमें इसी में इसमें क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, इसको क्या कर लो, ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो, ठीक है, 2,13,750 को ऐड कर लो, फिर जो आएगी उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो इसको ऐड करने के बाद 3,90,000 निकल के आ रहा है। फिर इसी 3,90,000 में इस 2,70,000 को ऐड कर लो, इस जो 2 लाख है इस 2,70,000 को क्या कर लो, ऐड कर लो, जो फिगर आएगी उसको यहाँ लिखेंगे। तो ये निकल के आ रही है 6,60,000। फिर इसी 6,60,000 में क्या करो, इस 2,02,000 फोर्थ ईयर की सेविंग को ऐड कर लो। फोर्थ ईयर की सेविंग को ऐड करने के बाद ये निकल गया 8,62,500, 8,62,500। फिर इसी में ये फिफ्थ वाले ईयर का सेविंग को ऐड कर लो, तो ये निकल के आ जाएगा 10,42,500। ठीक, ये कम्युनिटी सेविंग। अब देखो हमारा पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या था, पे बैक पीरियड पूरा लिखना, L1 प्लस जब हमारा सेविंग जो है इक्वल नहीं होता है, तो हम सबसे पहले कम्युलेटिव निकालते हैं, उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आउटफ्लो माइनस CF0 डिवाइडेड बाई CF1 माइनस CF0 इंटू 12 अगर मंथ्स रिक्वायरमेंट है तो। ठीक, तो देखो यहाँ पास L1 लोअर ईयर, अब देखो आउटफ्लो का हमें सबसे पहले वो देख लेते हैं, आउटफ्लो कितना है। तो आउटफ्लो हमारा इस क्वेश्चन में बोला कितना था, 6 लाख, राइट। यहाँ पर मैं थोड़ा सा दिखा दूँ बैक करके, ये देखो क्वेश्चन में आउटफ्लो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना था, 6 लाख, 6 लाख हमारा आउटफ्लो है। तो 6 लाख हमें देखना है कहाँ, कम्युनिटी अर्निंग में। 1,76,000 है, यहाँ पर 3,90,000 है, यहाँ 6,60,000 है। देखो दूसरे साल में तो रिकवर नहीं हो रहा है 6 लाख, लेकिन तीसरे साल में 6,60,000 यानी कि ज़्यादा रिकवर हो रहा है, तो इन दोनों ईयर के बीच में ही तो रिकवर हो रहा है ना, 2 साल और 3 साल के बीच में 6 लाख, क्योंकि दूसरे साल में 3,90,000 और तीसरे साल में 6,60,000, मतलब तीसरे साल में ज़्यादा रिकवर हो जा रहा है, राइट। तो 6 लाख कहीं ना कहीं इस दूसरे और तीसरे साल के बीच में रिकवर हो रहा है, राइट, इस दूसरे और तीसरे साल के बीच में। तो जो दूसरा साल होगा, दूसरा साल को बोलेंगे लोअर ईयर, सेकेंड ईयर को बोलेंगे जो हमारा देखो इस साल में एक्सीड कर जा रहा है, 6 लाख से एक्सीड कर रहा है, तो इसे प्रीवियस ईयर को बोलेंगे लोअर ईयर। ईयर कौन सा है, सेकेंड ईयर। तो जो दूसरा ईयर है वो L1 है, तो L1 इक्वल टू 2 और आउटफ्लो कितना है 6 लाख, और CF0 जस्ट प्रीवियस को बोलेंगे, मतलब सेकेंड ईयर में जो हमारा कम्युलेटिव रहेगा ना उसी को बोलेंगे CF0। तो यहाँ पर CF0 का मतलब 3,90,000, ठीक, कि जिस ईयर में रिकवर हो रहा है उससे जस्ट, मतलब कि जिस ईयर में देखो 2 और 3 के बीच में रिकवर हो रहा है तो उससे प्रीवियस ईयर कौन है, मतलब लोअर ईयर कौन सा है, तो सेकंड ईयर। तो सेकंड ईयर का कैश इनफ्लो को, मतलब कम्युलेटिव इनफ्लो को बोलेंगे कितना, CF0। उसके बाद CF1 कौन सा होगा, इसके जस्ट ये वाला, मतलब सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर वाला, 6,60,000। ठीक, और बाकी सब तो कंप्लीट है, फॉर्मूला पुट करना है। तो L1 हमारा 2 हो गया, प्लस आउटफ्लो कितना 6 लाख, तो 6 लाख माइनस करेंगे CF0 ये 3,90,000, इसको डिवाइड कर देंगे CF1 कितना हमारा है, ये 6,60,000, तो 6,60,000 माइनस कर देंगे 3,90,000 इंटू 12, राइट। तो 2 प्लस, देखो 2 प्लस 6 लाख में से 3,90,000 माइनस करेंगे, देखो 6 लाख में से माइनस कर देंगे 3,90,000, तो ये हमारा हो रहा है 2,10,000। 2,10,000 उसको डिवाइड किया जाएगा, 6,60,000 में से 3 को 90 माइनस करेंगे तो 6,60,000 माइनस करेंगे, कितना था 3,90,000, तो इसको माइनस, ये 2,70,000 आ रहा है, 2,70,000 इंटू 12, ठीक। 2 प्लस, तो 2,10,000 और ये 2,70,000 को मैं डिवाइड करूँ, देखो यहाँ पर 2,10,000, ये है 2,10,000 डिवाइड, कितना डिवाइड करना है, 2,70,000, 2,70,000, तो ये कुछ फिगर निकाल के दे रहा है 0.77777, 0.77777 कुछ निकाल के दे रहा है, इंटू 12 करेंगे तो 2 प्लस, ये 2 ईयर चल रहा है और ये मंथ में हमें आंसर चाहिए, इसलिए मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया है, नहीं तो इसका आंसर कितना हो जाता है 2.07 ईयर। इसको अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलिए 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद 9.33333 आ रहा है, ठीक, तो इसको लिख रहे हैं 9.333, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पॉइंट, मतलब ये 2 ईयर एंड 9.33 मंथ, मतलब इस प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड कितना आ गया, 2 साल और 9.33 मंथ्स, ठीक। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम में हुआ क्या है कि जब हमारा, शुरू से एक बार देख लेते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि पेबैक पीरियड निकालना है, जबकि हमको दिख रहा है कि यहाँ पर जो अर्निंग है वो सेम नहीं है,
ठीक, तो हमें सबसे पहले वही अर्निंग निकालना है जो हमें चाहिए, यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स बिफोर डिप्रिसिएशन। तो ये था आफ्टर डिप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स था। तो सबसे पहले आफ्टर डिप्रिसिएशन यानी कि टैक्स डिप्रिसिएशन माइनस हो चुका था, बिफोर टैक्स मतलब टैक्स माइनस नहीं हुआ था। तो सबसे पहले टैक्स माइनस करेंगे, टैक्स माइनस करने के बाद अब इसमें से डिप्रिसिएशन तो ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो डिप्रिसिएशन वापस ऐड कर लो बिफोर डिप्रिसिएशन में जाने के लिए। तो डिप्रिसिएशन यहाँ निकाला हमने 1,20,000, तो हर एक में डिप्रिसिएशन ऐड कर लिया, तो ये हमारा एनुअल इनफ्लो आ गया, कैश इनफ्लो आ गया हर एक साल का, जो कि सेम नहीं है। अब सेम नहीं है तो इस इनफ्लो को हमें क्या करना पड़ा, कम्युलेटिव इनफ्लो में चेंज करना पड़ा। तो ईयर लिख लिया, उसके बाद अर्निंग लिख लिया, उसके बाद इसी अर्निंग को कम्युलेटिव में चेंज कर दिए ऐड कर करके। ठीक, अब कम्युलेटिव में हमें चेक करना है कि किस ईयर में रिकवर हो रहा है। तो देखो आउटफ्लो था 6 लाख, 6 लाख किस ईयर में रिकवर हो रहा है, सेकेंड ईयर में रिकवर नहीं हो रहा है, लेकिन थर्ड ईयर में ज़्यादा रिकवर हो रहा है, मतलब दूसरे साल और तीसरे साल के बीच में रिकवर हो रहा है, राइट। तो हमें पता चल गया कि ये सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर को लेना है, इसी बीच में रिकवर होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, लोअर ईयर आउटफ्लो में से CF0 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का में जिस ईयर में रिकवर हो रहा है उस ईयर में, ठीक, और CF1 उससे जस्ट अगले ईयर में वाला लेना है, ठीक, और इंटू 12 मंथ्स में चाहिए। तो हमारा पता चल गया L1 यानी कि लोअर ईयर कौन सा है, सेकेंड ईयर, ठीक, और आउटफ्लो तो पता ही है। तो इसी फॉर्मूले में पुट करने के बाद सिंपल सा आप कैलकुलेशन कर लोगे, तो ये 2 ईयर पहले आ जाएगा, उसके बाद इतना हमारा जो आएगा वो मंथ में आएगा। तो 2 ईयर 9.33 मंथ हमारा क्या निकल के आ गया, पे बैक पीरियड। तो इस हिसाब से पे बैक पीरियड किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी मशीन या किसी भी प्रोजेक्ट का करके बताना होगा एक्चुअल लाइफ में कि भैया जो प्रोजेक्ट है वो कितने समय में आपका जो मेन इन्वेस्टमेंट का पैसा है वो रिकवर करके दे देगा। ठीक, यहीं पर अगर 2 मशीन होता तो दोनों का कैलकुलेट करना पड़ता, 2 प्रोजेक्ट होता तो दोनों का, 3 प्रोजेक्ट होता तो तीनों का। ठीक, अगर 4 प्रोजेक्ट अगर कंपनी के पास आ जाए तो चारों प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि कौन से प्रोजेक्ट को आपके लिए एक्सेप्ट करना चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट आपको एक्सेप्ट करना है। तो जिस प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड सबसे कम होगा, ठीक, उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि वो जल्दी पैसे रिकवर करके दे रहा है, सिंपल। नेक्स्ट वीडियो में अलग मेथड डिस्कस करेंगे पेबैक पीरियड से ही रिलेटेड, जैसे कि बेल आउट पेबैक पीरियड था और प्रॉफिटेबिलिटी पेबैक पीरियड था ना, तो उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। चलो, थैंक यू।